आप सभी का पंकज इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर शुरू कर रहे हैं कॉलोनीज एंड द कंट्री साइड। तो बात होता है कि सर इसका मतलब क्या होता है, पहले हर चीज़ में उसके मतलब को जानेंगे कि पढ़ने क्या वाले हैं आखिर। तो कॉलोनीज में मतलब होता क्या है? कॉलोनीज में उसको बोलते हैं जब कोई एक बड़ी शक्ति, कोई बड़ा पावर छोटे पावर को एक्वायर कर लेता है, छोटे पावर पे अपना शासन चलाना शुरू कर देता है, उसी को बोलते हैं कॉलोनिज्म। उसके बाद है कंट्री साइड, मतलब कि कंट्री के जितने भी अब धीरे धीरे जब ब्रिटिश आती है, जब अंग्रेज शासन यहाँ पे आता है, अंग्रेजी यहाँ पे आते हैं, तो वो कैसे कैसे अपने इंडिया में अपने आप को विस्तार करते हैं, भारत के अंदर अपने साम्राज्य को कैसे कैसे वो बड़ा करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पूरे चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ब्रिटिश यहाँ पर आ करके अपने आप को विस्तार करते चले गए। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड जानेंगे, जैसा कि आप लोग शुरू से जानते होंगे, हमेशा से बचपन से पढ़े भी होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आती है। जब ईस्ट इंडिया 1600 में भारत आती है तो यहाँ पे वो स्टार्टिंग में आके अपने आप को ट्रेड करती है, व्यापार करने के लिए भारत में आती है। व्यापार करते करते इस टाइम फ्रेम को बहुत अच्छे से आप समझने का कोशिश करिएगा कि जब भी वो भारत आती है वो यहाँ पे आके सिर्फ शासन करती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु होता है। 1707 में जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है तो मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। मतलब सीधा फ्रेम कि 1600 में क्या हुआ, 1600 में ब्रिटिश इंडिया भारत आया। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब का मृत्यु हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मुगल का पतन शुरू हो जाता है। ये बात ब्रिटिश को भी पता चलती है कि मुगल का डिक्लाइन हो रहा है, राजा सब अपने काम वैसा नहीं कर पा रहे हैं, प्रजा उनसे खुश नहीं है। ये जब से ब्रिटिश को देखने में आता है, ब्रिटिश क्या करती है 1707 सिर्फ 1757 में वो क्या करती है, एक युद्ध होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। युद्ध का नाम क्या है, बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी युद्ध में होता क्या है कि बंगाल में अटैक होता है, जिसमें सिराज उद दौला जो बंगाल का शासक रहता है उसको अंग्रेजी हरा देती है। अंग्रेजी शासक जैसे ही बंगाल के शासक सिराज उद दौला को मारती है, सिराज उद दौला के शासन से हटाती है, तो यहाँ से बंगाल का जो परचम था, जो बंगाल जो एक नाम जाना जाता था, बंगाल के शासक को जाना जाता था, सिराज उद दौला को जाना जाता था, उनका धीरे धीरे पावर खत्म होना शुरू हो जाता है और पावर शुरू होता किसका है, ब्रिटिश का। जैसे ही ब्रिटिश का पावर शुरू होता है फिर 1764 में होता है पलासी का युद्ध। ठीक है, जैसे ये पलासी का युद्ध होता है, पलासी के युद्ध में भी कौन जीतते हैं, ब्रिटिशर्स जीतते हैं। ब्रिटिश जाते हैं यहाँ पे जीतते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ जीतने के बाद क्या करते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या बोलते हैं, अपना शासन चलाने का कोशिश करते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, BBO हमेशा याद रखिएगा। फिर से एक बार इसको याद दिला दें कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आते हैं और भारत आने के बाद वो 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु होता है उसके बाद ही वो क्या करते हैं, 1757 में बक्सर पलासी का युद्ध होता है। पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला को मारते हैं। सिराज उद दौला को जैसे ही शासन से हटाते हैं 1764 में क्या होता है, पलासी का युद्ध होता है, जिसमें वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने आप को क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे अब टैक्स लेना शुरू करें। तो जब ये यहाँ तक जब समझ में आता है, पूरे चैप्टर में साफ साफ इसी को आगे बढ़ा करके समझेंगे। क्या होता है कि बंगाल, जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, बंगाल में अपने शासन को बड़ा करना चाहती है, बंगाल में अपने आप को परचम लहराना चाहती है, तो उन्हें ये लगता है कि खुद तो जा करके वो जाएंगे नहीं कि ज़मीन किसान के पास जाएं कि भाई तुम मुझे टैक्स दो, कितना खेती में खेत हुआ, कितना तुम्हारा फसल हुआ है, इसमें से इतना पैसा दो। तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो वहाँ पे जाए और जा करके उनसे पैसा ले, ये पॉसिबल नहीं था। तो वो क्या करना चाहती थी, वो सोची कि क्यों नहीं, हम लोग क्यों जाएंगे कंपनी लेके, हम लोग क्या निकालेंगे, एक जमींदार को निकालेंगे। जमींदार क्या होंगे, वो जाएंगे, जमींदार, मान लीजिए हम जमींदार हैं तो हम, अगर आप किसान हैं तो हम आपके पास जाएंगे, पूछेंगे आपके पास फसल कितना हुआ है और आप हमको पैसा दीजिएगा, हम जा करके ब्रिटिशर्स को देंगे और जो हमको ब्रिटिशर्स देंगे वो हम फिर अपने पास रख लेंगे, उनसे जो हमको पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल सोचिए कि आप ज़मींदार हैं तो आपको काम क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आना है और आकर के
पैसा लेना है हमसे कि मेरे पास इतना खेती में खेत हुआ था सर, आज फसल इतना हुआ है तो इतना रख लीजिए, तो रख लीजिएगा आप, फिर आप जाइएगा और जाके ब्रिटिशर्स को जाके दे दीजिएगा, ब्रिटिशर्स बदले में आपको इसके बदले में पैसा देंगे। इतना सही काम था। तो आप तो सोच रहे होंगे बहुत सही काम था ये, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, 1763 में क्या लाया गया? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, यही एक टैग लाइन था जो बोला गया कि जमींदार को परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त में रखा जाएगा। तो अब लग रहा होगा स्थायी बंदोबस्त है क्या आखिर? इसको लाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले थे, यहाँ पढ़िए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है कौन? ये जो प्यारा सा चेहरा देख रहे हैं ये कौन है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इनको एक चीज़ में हमेशा याद रखिएगा, ये इंसान को दो चीज़ में हमेशा याद रखिएगा। एक तो ये कि जब अमेरिका और ब्रिटेन का जब लड़ाई हो रहा था, ठीक है, अमेरिका 13 कॉलोनीज बना करके ब्रिटेन के साथ लड़ाई कर रही थी, तो उस वार में, उस युद्ध में कौन जीता था? ये अमेरिका वाले जीत गए थे और ब्रिटेन वाले हार गए थे। ब्रिटेन से जो हारे थे उसके जो कमांडर थे वो कौन थे? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। मतलब क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है? जो कि इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि वहाँ से हारा हुआ था, ठीक है, वहाँ से हार करके ये इंसान आया हुआ था और मतलब कि ब्रिटेन 13 कॉलोनीज जीत गई अमेरिका की और ब्रिटेन हार गया। मतलब ये इंसान क्या था? ये हार के वहाँ से आया था और भारत में आने के बाद ये क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आया। तो अभी लग रहा होगा सर तभी से आप स्थायी बंदोबस्त बोल रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब होता क्या है? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऐसा था कि मान लीजिए आप हैं ज़मींदार, ठीक है, हम हैं किसान, हाँ, तो आप मेरे पास आइएगा, जो हम पहले भी बताए हैं, फसल पूछिएगा कितना है, आप मेरे से टैक्स लेकर के जाइएगा और किसान वहाँ ब्रिटिश को जाके दे दीजिएगा। ब्रिटिश आपको बदले में महीना का या भी जो भी आपको पैसा होगा वो ब्रिटिश आपको दे देगा। कितना इजी काम है, लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक टैगलाइन क्या है? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट में चीज़ें क्या हो गई कि परमानेंट सेटलमेंट में बात हुआ कि आपको कोई भी हालत रहे, किसी भी हालत में एक फिक्स अमाउंट आपको देना होगा। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ब्रिटेन आपको बोल दी, ब्रिटिश आपको बोल क्या दी कि ब्रिटिश आपको बोल दी क्या कि 1700 रुपया आपको हर महीना ला करके देना है। 1700 रुपया हर महीना, तो आपको हर महीना 1700 ला करके देना है। अगर आप हर महीना 1700 ला के नहीं दीजिएगा तो आपका वो क्या करेगी? संपत्ति हड़प लेगी। क्या चीज़ है? मतलब क्या है कि 1700 रुपया आपको ला करके देना ही देना है, चाहे फसल हो या ना हो। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी गांव में आप गए हैं, वहाँ पे अकाल पड़ गया, किसी कारणवश खेती नहीं हो पाया, तो क्या किसान आपको दे पाएगा टैक्स? आप भी बोलिएगा कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ये आप समझ रहे हैं ना, नहीं दे पाएगा। लेकिन ब्रिटेन बोलेगा कि नहीं भाई, हम तुमको क्या बोले थे? 1700 रुपया ला करके तुमको तो देना ही होगा, अब तुम ला करके दो, कहाँ से ला के दोगे? तो जमींदार को ये कर्तव्य होता था क्या पूरा करना कि हमको 1700 रुपया कैसे भी करके ला करके देना ही देना है। नहीं ला के देंगे तो क्या करेंगे? वो मेरे सामान को, वो मेरे ज़मीन को, वो मेरे संपत्ति को, चाहे कुछ भी, वो क्या करेंगे? उसको नीलामी करने लगेंगे, ठीक। अब वो नीलामी से जो पैसा होगा वो किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा। आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। आप अगर बोलिएगा कि नहीं मेरा वो तो मेरा संपत्ति था, तो वो बोलेगा नहीं, आप तो काम ही पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं, क्योंकि आपका काम क्या था? आपका तो काम था 1700 रुपया ला करके देना है, तो आप 1700 रुपया ला के दिए नहीं है, इसलिए क्या हो गया? आपका संपत्ति को हड़प लिया गया। ये चीज़ था। फिर से एक बार सिंपल, एक बार चीज़ को एकदम अच्छे से समझिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस याद है दो चीज़ में क्या कि वो अमेरिका और ब्रिटेन का जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस हार गए थे, जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, कमांडर ऑफ चीफ थे। वो वहाँ से ख़त्म होकर के वो भारत आते हैं। भारत में आके क्या लगाते हैं? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। जब परमानेंट सेटलमेंट आता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं कि आपको एक फिक्स अमाउंट देना ही देना है। मतलब क्या? 2000 रहे या 2500 रहे, ब्रिटेन बोल देगा भाई आपको 2500 रुपये ला करके देना है, तो आपको वो 2500 ला करके ब्रिटेन को देना है। अगर किसी कारणवश वो 2500 नहीं हो पाया
चाहे वो खेत खराब हो गया हो, चाहे वो अकाल आ गया हो, चाहे ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल खराब हो गया हो, तो ये सब रीज़न वो नहीं सुनेगा। अगर आप उसे पैसे नहीं दे पाएँ तो वो क्या करेगा, आपके संपत्ति को हड़प लेगा, संपत्ति को वो छीन लेगा, संपत्ति का वो बोली लगाएगा, जो ज़्यादा बोली लगा देगा उतना का पैसा वो रख लेगा ब्रिटेन और संपत्ति उसका हो जाएगा। सिंपल, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ज़मींदार आखिर पैसा क्यों नहीं दे पाएगा, ऐसा क्या कारण है कि ज़मींदार पैसा नहीं दे पाएगा। तो ज़मींदार पैसा नहीं देने का कारण बहुत सारा है। पहला कारण क्या है कि जो ब्रिटेन का जो डिमांड होता था ना पैसा का, कि इतना पैसा चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता था, मतलब बहुत ही हाई रेट में वो बोलते थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं था ज़मींदार पूरा कर पाए, क्योंकि उनका रेट ही बहुत हाई होता था कि इतना पैसा ला करके दो। अब ज़मींदार कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में, हर किसान के पास जाएगा ना, लेकिन वो क्या करेगा, वो इतना पैसा तो कभी भी ला के नहीं दे सकता है, ठीक, वो कहीं से। तो पहला रीज़न क्या था कि द इनिशियल डिमांड वेयर वेरी हाई, आरंभिक मांगे बहुत अधिक थी, जो वहाँ से वो मांगा जाता था वो बहुत ज़्यादा प्राइस था, वो कहीं से ज़मींदार ला के दे ही नहीं सकता था। ज़मींदार बहुत कोशिश करता था लेकिन कहीं से पूरा नहीं कर पा रहा था। दूसरा क्या था कि वो डिमांड 1790s के टाइम में क्या था, एग्रीकल्चर वहाँ बंगाल का ख़राब हो गया था, एग्रीकल्चर ख़राब था, फेमाइन कंडीशन भी चल रहा था, और ज़मींदार कहीं से भी वो पैसा जमा ही नहीं कर पा रहे थे ब्रिटेन को देने के लिए। पहला तो एक तो ब्रिटेन ही बहुत ज़्यादा दाम बोल दे रहा है कि इतना ला करके दो, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या कि 1790 के समय में बंगाल में स्थिति खराब हो गया था खेती लेकर के, ठीक है। तीसरा कारण क्या था कि जितना भी ये इन लोगों का जितना भी लॉ था, जितना भी कानून था ब्रिटेन का, वो ज़मींदार को उतना पावर ही नहीं देता था कि वो पूरा कर सके। ज़मींदार अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो ज़मींदार जाएगा ना बोलने के लिए, भाई नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ये करेंगे। ज़मींदार के पास उतना पावर नहीं था जो ज़मींदार कुछ बोल पाए। तो ज़मींदार खुद डिप्रेशन में था, ज़मींदार चारों साइड से फंस गया था। वो करे तो अगर करे क्या, वो अगर पैसा भी पूरा नहीं कर पा रहा है, अगर पैसा के लिए वो जाके किसी से जिद कर रहा है भाई दो, वो भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास उतना पावर ही नहीं है। तो ज़मींदार ये सब कंडीशन में आकर के पूरी तरह से फंस चुका था, ठीक। और ये सब कारण से ज़मींदार के पास बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि आखिर करे तो आखिर करे क्या। तो ये सारे कंडीशंस के बाद ज़मींदार के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। ज़मींदार को बहुत ज़्यादा ही ख़राब सिचुएशन में आ गया कि वो आखिर करे तो करे क्या। तो उस समय में गांव में होते थे जोतेदार, मतलब क्या, जो रिच फार्मर होंगे, ठीक, जो अमीर किसान होते थे उनको बोलते थे जोतेदार। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि ज़मींदार और जो रिच फार्मर्स होते थे उसका कोई बनता ही नहीं था आपस में। तो जब ये नहीं बनने लगा तो उनको बहुत ज़्यादा ये खुशी लगा कि भाई कितना सही बात है कि ज़मींदार का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जैसे ही ये ज़मींदार को लगा कि मेरा हालत ख़राब हो रहा है, तो इससे खुश कौन हो गए, जोतेदार बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो जोतेदार क्या करने लगे, वो अब जैसे ज़मींदार का पावर कम होने लगा तो जोतेदार, क्योंकि वो रिच फार्मर्स है तो उनका पावर बढ़ने लग गया गाँव में। जैसे ये गांव में बढ़ने लग गया तो ये क्या करने लगे, ये क्या करते थे, ये ज़मींदार के क्राइसिस को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुए, और ये जोतेदार सब अपना गांव में अपने आप को पूरा पावरफुल बनाने लगे। जैसे ही खुद को पावरफुल बनाने लगे तो ये इनका धीरे धीरे लैंड बढ़ने लग गया, मतलब इनके जितना ज़मीन होगा उस ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन इनके पास हो गया पहले के कंपेरिजन में। जैसे ही ज़मींदार का नीलामी होने लग गया तो जोतेदार जा के खरीदने लगे सारे नीलामी के सामान, उन लोग के सारे सामान को, और सारे सामान खरीद उनका ज़मीन बढ़ते चला गया जोतेदार का। और जोतेदार का जैसे ही सामान ज़मीन बढ़ने लग गया तो वो क्या करने लगे, वो अब दूसरे को भी खेत देने लगे कि मेरे बदले तुम काम कर लेना, मेरे ज़मीन पे तुम काम कर लो, बदले में तुम इतना पैसा ले लेना है, सारा फसल मेरा। तो मतलब जोतेदार क्या था, अब अमीर होते जा रहा था जोतेदार। और जोतेदार के साथ एक अच्छी चीज़ क्या थी कि जोतेदार क्या होते थे, वो शहर में नहीं रहते थे, वो गाँव में रहते थे। और ज़मींदार के साथ क्या सीन था कि ज़मींदार शहर में रहते थे, वो टैक्स देने के लिए शहर से गांव आते थे। तो अगर वो शहर से गांव आते तो उनको कोई किसान विसान अच्छा से रिएक्ट नहीं करता था, उनके साथ उनसे बात नहीं करता था। आप ही मान लीजिए अगर आप गांव में से शहर से आइएगा गांव में, तो आपसे गांव वाले उतने ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सोचेंगे पैसा लेने तो खाली आता है। लेकिन जोतेदार के साथ क्या सीन था कि वो उनके गाँव में ही रहते थे। जब गांव में वो रहना शुरू कर दिए तो उनके लिए एक अच्छा चीज़ हो गया। क्या अच्छा हो गया कि वो जाते थे किसी भी किसान से कुछ भी अगर बोलते थे कि इतना पैसा चाहिए तो किसान उन्हें देते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था,
शुरू से वो उनके गांव में रहते थे। और फिर क्या हुआ, जब उनके ज़मींदार का साथ इनका ये संबंध बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो वो क्या करने लगे, वो अब जानबूझ करके सारे किसान को क्या बोलने लगे कि ज़मींदार को पैसा ही मत देना। जोतेदार बोलने लगे कि ज़मींदार को पैसा ही मत देना। अब ज़मींदार को कोई पैसा नहीं देता था तो धीरे धीरे क्या हुआ, ज़मींदार का पावर घटना शुरू कर। ब्रिटेन तो उसका सारा सामान बेच रहा है, ब्रिटिश बोल रहा है कि नहीं ला पाए तुम्हारा सामान बेचेंगे। और जैसे ही वो सामान बेचते थे जोतेदार जाके खरीद लेते थे, जोतेदार से अमीर होते जा रहे थे। और जोतेदार खुद बोल रहे थे क्या कि तुम ज़मींदार को जा करके नहीं दोगे, सारे किसान को बोल देते थे, क्योंकि जोतेदार गाँव में रहते थे तो उसका फ़ायदा वो साफ साफ उठा रहे थे। अब एक चीज़ देखिए, इस मैप के थ्रू हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है कि पहले तो जो छोटे किसान हैं, ठीक है, छोटे किसान किसके अंदर काम कर रहे हैं, वो बड़े किसान के अंदर काम कर रहे हैं। किसान भी किसके अंदर काम कर रहा है, जोतेदार के अंदर काम कर रहा है, जो बहुत अमीर किसान है, जो ज़्यादा रिच किसान है। जोतेदार क्या करता है, जोतेदार किसको पैसा देगा, जोतेदार से ऊपर कौन आ जाते थे, जमींदार आ जाते थे, जिनके पास सारे गांव का पावर होता था कि हमको यहाँ से पैसा इकट्ठा करके उनको देना है। और इनसे भी ऊपर कौन हो जाते थे, कंपनी हो जाते थे। और कंपनी का काम क्या था कि कंपनी अब पूरा ऊपर, सबसे ऊपर लेवल पे कंपनी है, उसके नीचे कौन है, ज़मींदार हैं। ज़मींदार क्या करते हैं, ज़मींदार सारे को देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, पहले गांव के बाद जब यहाँ पे कंडीशन ठीक हो गया तो उसके बाद ऊपर वाले किसान के बाद जोतेदार के बाद जमींदार के बाद कंपनी। ऊपर से भी समझिए कि सबसे ऊपर में कौन है, कंपनी, जमींदार, जोतेदार, किसान, फिर सबसे गरीब वाले किसान। यहाँ तक किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और इसके आगे अगर हम लोग आगे पढ़ना चाहेंगे तो उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ करके इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे।